अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलबीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाजरीन, आज मुल्क के सबसे बड़े ऐवान में तारीखी फैसला हुआ। तारीखी फैसला ये कि फ़ाटा की नशिस्तें बढ़ाने का आइनी तरमीमी बिल मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर हुआ। एज़ पर 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस बिल में जो है अमेंडमेंट की गई है और इसकी अमेंडमेंट के बाद अगर प्रोविंशियल असम्बली को देखें हम, जो कि तरमीम के तहत कौमी असम्बली की नशिस्तें 6 से बढ़कर 12 हो गई, जबकि फ़ाटा की सूबाई असम्बली की नशिस्तें 16 से बढ़कर 24 हो जाएंगी। तो यानी ये एक डबल रेशो है जो इस अमेंडमेंट के बाद हमने देखा, जो कि एप्लीकेबल होगा और वज़ीर आज़म भी इसमें शरीक थे इस इजलास में। साथ ही साथ जनूबी पंजाब के हवाले से भी जो कॉन्वर्जेशन थी वो हुई और इस सिनेरियो को ज़ेर बहस रखा गया, उस पर भी बात होती रही। इसके अलावा अगर बाकी उमूर पर हम देखें तो FATF के हवाले से मुल्क में बातें चल रही हैं और साथ ही साथ इकॉनमी के हवाले से IMF के ऊपर भी बातें हो रही हैं। असद उमर ने ये कहा है कि IMF के हवाले से जितनी भी जो अपडेट्स होंगी वो आवाम को उस पर आगाह करते रहेंगे और उनको अप टू डेट रखेंगे कि क्या सिनेरियोज हैं, किन कंडीशंस के ऊपर जो है उनके साथ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए बात जो भी हो रही है, जो उनसे एक रकम ली जा रही है वो किन रूल्स के तहत ली जा रही है और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी और सारा का सारा प्रोजेक्ट के हवाले से भी उनको डिटेल बताई जाएगी। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें मरियम नवाज साहिबा की, वो कहती हैं कि जो तमाम तर पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने खुद को गिरवी रख लिया IMF के आगे और इस किस्म के उन्होंने काफ़ी जुमले भी उन्होंने कहे जिस पर उन्होंने काफ़ी कड़ी तनकीद का निशाना हुकूमत को बनाया। इन तमाम तर मौज़ूआत पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नईम अवान साहब पीपल्स पार्टी से और हमारे साथ कॉल पर होंगे जमाल सिद्दीकी PTI से, रिफत सईद एनालिस्ट भी हमारे साथ कॉल पर होंगे और हमारे साथ खिज़र हयात PMLN से भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। नईम साहब, सबसे पहले मैं बात करूंगी जो कौमी असम्बली में आज हमने एक बहुत बड़ा एक तारीखी फ़ैसला देखा, उस पर मैं बात करना चाहूँगी आपसे कि जो नशिस्तें हैं वो डबल हो गई हैं फ़ाटा की और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सब के सब तमाम तर अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो वन पेज पर इस हवाले से, लेकिन इससे प्रोडक्टिविटी क्या आएगी? अब इसमें देखें, बात ये है कि फ़ाटा वाला जो इशू है वो तकरीबन तमाम जमातों का एक इत्तेफाक है और आज नहीं, इस पर बहुत पहले जो है कैबिनेट बैठ चुकी थी और इसके ऊपर तमाम पार्टियां बैठ कर इस पर इत्तेफाक कर चुकी थी और फ़ाटा वाले मामलात के ऊपर हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी वही मौक़िफ़ है जो दीगर जमातों का है। ये जो आज नशिस्तें बढ़ाई गई हैं, जो इसमें इम्प्रूवमेंट की गई है और इसमें जो आगे मामलात को आगे जो किया गया है, उसका मेन रीज़न ये है कि फ़ाटा के जो लोग हैं, आपको पता है कि वो जो सूबा जहाँ जहाँ की अटैचमेंट होती है वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते नहीं है कि स्टेट की रिट को नहीं समझते, स्टेट के मामलात को नहीं समझते, अपने जिरगे बनाए हुए हैं और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को नहीं मानना और इस किस्म का वहाँ पे सिनेरियोस बहुत ज़्यादा पाया जाता था। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जब नेशनल एक्शन प्लान यहाँ पर तरतीब दिया गया पाकिस्तान के अंदर, तो सबसे पहले हम लोगों ने हमारी मुसल्लह अफवाज ने इस बात को ज़ेर गौर किया कि ख़ास तौर पे जो वो इलाके जो बॉर्डर्स के नज़दीक हैं, जो वजिस्तान के इलाके हैं, जो फ़ाटा के इलाके हैं, यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। वो क्रिमिनल जो इन बॉर्डर्स को क्रॉस करते हैं और यहाँ के जो जिस किस्म के हालात बनाते हैं उस पर बहुत सारी इश्यूज़ जो है ना खड़े हो रहे थे और बहरहाल अब सिनेरियो ये बनाया गया ये कि एक तरतीब दे दी गई है और एक आइनी तौर पर उनको बता दिया कि स्टेट यहाँ मौजूद है और वहाँ पर जो लोग वहाँ मौजूद थे वहाँ लोगों को एक बड़े सारे इश्यूज़ ये थे कि हम यहाँ पर जिरगा सिस्टम जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके स्टेट से अच्छे तरीके से काम कर सकता है, लेकिन अब क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है ऑलरेडी। आपको क्या लगता है लोग खुश हैं, इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं? अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं इस मामलात के अंदर नहीं आना चाहते, लेकिन ज़्यादातर जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो चाहते ये थे कि यहाँ पर वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए और पाकिस्तान की जो बनी हुई एक आइनी तौर पर एक जो एक्ट है उनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो। तो अब ये है कि खुशी की लहर वहाँ मौजूद है फ़ाटा के अंदर। ठीक, और इसके हवाले से पॉलिटिकल क्या असरात होंगे, आपको क्या लगता है? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का वहाँ पर ज़्यादा स्कोप देखते हैं आप? फ़ाटा के अंदर वो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी खुल रही है यहाँ, या फिर वहाँ पर निज़ाम में तब्दीली आएगी? देखिए, बात यह है कि KPK के अंदर काफ़ी सारी हुकूमतों ने काफ़ी सारी पार्टियों ने हुकूमत की। ANP थी तो लोग समझते हैं कि ANP के बाद जो है कोई हुकूमत वहाँ बना नहीं सकती है। फिर वहाँ हुकूमत, आपको पता है कि वहाँ PTI ने भी हुकूमत बनाई, जैसे तैसे बन गई वहाँ हुकूमत फ़ाटा के अंदर। क्योंकि इस वक्त PTI की हुकूमत कहीं पे भी और कभी भी एक्सेप्ट नहीं करनी, क्योंकि उसकी वजह ये कि PTI ने हमेशा जो है वो कोशिश ये की है कि उसका जो है ना वो क्रेडिट ले लेना, तो क्रेडिट लेने की हकमन उन्होंने कोशिश की। हालांकि ये 9 माह के अंदर ये जो फ़ाटा के जो मामला हुए ये 9 माह में नहीं हुए, इसमें काफ़ी साल लगे हैं, कई साल
साल लगे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हमेशा पीटीआई ने इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की, इसका भी कोशिश करेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मसला जो हमारी अफवाज मौजूद है, जो इदारे मौजूद हैं, उनकी काफिशें, उनकी जो एफर्ट्स थी वो रंग लेकर आई हैं। जी, इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल एक मालियाती प्रोग्राम्स के हवाले से, डिफरेंट बैंक्स के पास भी हमारे जो डिफरेंट पॉलिटिशियंस हैं या प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैं वो जाती रही हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ बैंक्स के साथ भी वो कनेक्टेड रहे, लेकिन आईएमएफ से हमारा पीछा नहीं छुटता। आईएमएफ से कैसे जान छुड़ाई जाए? देखिए, आईएमएफ के पास तो मैं समझता हूँ कि आज तो आईएमएफ के पास नहीं गए। आईएमएफ तो मैं, अगर आप चली जाए हिस्ट्री में, 1957 के अंदर पहली दफ़ा आईएमएफ पे एक एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन जो दी गई उस पर जो मिला तो वो उतार भी दिया गया, फिर उसके बाद दिया गया, फिर उतार दिया गया। लेकिन आज जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मैं आपको बताऊं कि इन लोगों ने इतना आवाम को जो है वो अवेयरनेस दे दी है कि आज वो अवेयरनेस ही इनके पास जो है ना वो इनके गले में आ चुकी है। कल तक ये खुद ही जो है वो ये खुद आपके सामने, कल इमरान खान का एक स्टेटमेंट था कि मैं खुदकुशी करना पसंद करूंगा, मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन क्योंकि हम भी ये बात करते रहे कि आईएमएफ के पास जाना हमारी मजबूरियां हैं, मैं आपको बताऊं कि वही मैं आपसे वही कहना चाह रही हूँ कि हमारी जान आखिर कैसे छुटेगी? मतलब इतने साल से कॉन्स्टेंटली बार बार हमारा आईएमएफ के पास जाना जरूरी होता है। देखें, आईएमएफ के पास से अगर जान छुड़ानी है तो मैं आपको बताऊं, गॉड गिफ्टेड हमें अल्लाह पाक ने ये जो हमें ग्वादर पोर्ट दिया था, इसमें तमाम जमातें, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से याद है कि 2013 में जब सीपेक साइन किया गया, हमारी मौजूदा गवर्नमेंट जो हमारी सबका गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की, तो उस वक्त साइन करते वक्त तमाम जमातों को जो है वो एक पेज पे हम जब लेकर आए तो एक तरीक़ेकार तय हो गया था कि इसमें आई हुई जो रकम होगी, ख्वाह वो ये चाहे वो सीपेक के अंदर पोर्ट की शक्ल के अंदर हो, चाहे वो रेंट की शक्ल के ऊपर हो, या आइलैंड टेक्नोलॉजी या विल्डलैंड की शक्ल के अंदर होगी, इसकी एक बहुत बड़ी रकम पाकिस्तान के अंदर आएगी और ये जो लोन, जो कर्जे मुल्क के ऊपर चढ़े हुए, ये कर्जे उतर जाएंगे। देखिए, बात इशू ये नहीं है अलवीना, कर्जे मुल्कों पे चढ़ते हैं। पोर्ट की आपने बात की, जैसे ग्वादर पोर्ट में हाल ही में हमने सानहा देखा, वहां पर हुआ, लेकिन हमारी अफवाज पाकिस्तान डट कर खड़ी हुई है, वहां पर वो मुकाबला करी। उन्होंने कहा है कि वो किसी भी किस्म की डिस्ट्रप्शन को जो है यहाँ पर नहीं होने देंगे। जो एंटी स्टेट एक्टर्स हैं या जो दुश्मन अनासिर हैं, वो जितनी भी कोशिश कर लें आकर, उनको नाकाम ही करेंगे हम। अलवीना, देखें, बात ये है कि इस मुल्क से ख़ास तौर पे आपको पता है कि कुछ हमारे नेबर ममालिक हैं, उनको 3 इशूज़ तो इस मुल्क से है ना, कि ये मुल्क एटमी ताकत कैसे बन गया। आज तक उनको जो है वो ये बात हजम नहीं होती है, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। फिर बात ये है कि उनको सीपेक कैसे इनको जो है अल्लाह पाक ने जो है वो दे दिया। तो आज ये सीपेक का जो है वो रिजल्ट है कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, वो कुव्वतें दोबारा जाग गई हैं कि जो कुव्वतें नहीं चाहती कि इस मुल्क के अंदर जो है वो खुशहाली आए, ये मुल्क आगे बढ़े, वो नहीं चाहते थे। लेकिन बहरहाल हमारी जो मुसल्लह अफवाज है वो पूरी कोशिशें कर रही है, बहरहाल इनसे निपट लेंगे, ये कोई इशू नहीं है। वो जो सालों साल ये मामलात होते थे, आज शुक्र अल्लाह पाक का कि काफ़ी हद तक नेशनल एक्शन प्लान के बाद, ज़बरदस्त ऑपरेशंस के बाद कंट्रोल हुए चीज़ें। ठीक है, नहीं, यहाँ पर हमें कॉल पे ज्वाइन किया है रिफत सईद साहब ने, तज्जियाकार है, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे उनका व्यू कि वो क्या समझते हैं कि जो फाटा की एक 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है फाटा के हवाले से, इसको वो कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिफत सईद साहब। रिफत साहब, जो बिल आज पास हुआ है और उस बिल के तहत 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो सीट्स हैं वो डबल हो गई हैं, और जैसे कि तरमीम के तहत कौमी असम्बली की नशिस्तें 6 से बढ़कर 12 हो गई, फाटा की सूबाई असम्बली की नशिस्तें 16 से बढ़कर 24 हो गई हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, खुशाइन फैसला है, और बात यह है कि जो वजीर आजम ने बहरहाल एक तदब्बुर का मुजाहरा किया कि वो असम्बली में भी आए, और आने के बाद उन्होंने जब ये ऐवान में ये पेश किया गया तो आपने देखा कि कसरत राय से इसे मंजूर कर लिया गया। इसका मतलब है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की सोच भी यही है और हुक्मरान की सोच यही है। इससे शहरी इलाकों में जो एक बात आ रही थी कि ये एहसास महरूमी था, या जो वहाँ उसके सवालात उठते थे वहाँ ताल्लुकात के हवाले से, तो वो बहरहाल उसमें उसके लिए एक अच्छा पेशकदम आप कह सकते हैं, एक अच्छा साइन गया है, और मुत्तफ़िक़ा तौर पर पार्लियामेंट में इसको मंजूर किया गया है और इसकी पजीराई हुई है। ठीक, आप क्या समझते हैं कि इस 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद क्या कोई पॉजिटिव चेंज आएगा फाटा में? जो एहसास महरूमी है वो वाकई ख़त्म हो गया, जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि जो जितना भी एहसास महरूमी जहाँ पे भी है मुल्क में, जिस भी हिस्से में, वो ख़त्म होना चाहिए? देखिए, एहसास महरूमी ख़त्म होने का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बात है कि खुशाइन बात है, और तवक्को यही की जा रही है कि जो सवालात उठाए जाते थे फाटा के हवाले से, जो वहाँ के नौजवान सवाल उठाते थे, आपने देखा कि पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि बहरहाल जिन लोगों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं
जो पीटीएम के जो नुमाइंदे हैं यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी उनको असेंबली में पजीराई भी मिलती है, सियासी जमातें उनका साथ भी देती हैं, और जब पूरे कौमी सियासी धारे में शामिल होंगे तो उसके बाद अच्छा साइन, अच्छा जेस्चर जाएगा, और उसके बाद यकीनन वो ऐसा नरम में भी होगा। और आपको रिफत साहब, आपको लगता है कि ये जो ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक्सेप्ट करेंगे, और मतलब जिस तरीके से वहाँ पे तो कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हटा के अगर हम देखें, वो सिस्टम को तो मानते ही नहीं है वहाँ पर। ऐसा कहा जाता था काफ़ी साल पहले, वो जिरगा सिस्टम के ऊपर बिलीव करना, कोर्ट्स का जो है वहाँ पर कोई रोल ना होना, इन तमाम तर चीज़ों में क्या कोई आप चेंजेस देखते हैं कि आएंगी आने वाले वक्त में जल्द? लेकिन बरसों पुरानी रिवायात है, बरसों पुराने कवानीन है, बहरहाल उन्हें खत्म किया गया है। अब वो इलाका गैर नहीं कहलाता, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, और इस सिलसिले में जो अफवाज पाकिस्तान ने वहाँ पर जो इक़दाम किए हैं, और जो ऑपरेशन के बाद एक पीस आया है, जो वहाँ के तरक्याती काम होना शुरू हुए हैं, यकीन उसने भी सोच को बदला है। हाँ, ये जरूर है कि बाद मामला पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और यकीनन आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि उन तहफ़्फ़ुज़ात को भी दूर कर दिया जाएगा, उन तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस किया जा रहा है, उनसे बात की जा रही है, उन्हें कौमी दायरे में लाया जा रहा है, उनकी ग्रीवेंसेस जो हैं उन्हें सुना भी जा रहा है। और आज ये जो पीटीएम जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स का हमने उभरना देखा, और इंडिया के कंप्लीट उनके साथ सपोर्ट होना, इंडिया के साथ साथ अफगानिस्तान की भी उनकी सपोर्ट होना, तो इस किस्म के नॉन स्टेट एक्टर्स क्या खत्म हो पाएंगे इसके बाद? देखिए, जब वो कौमी सियासी धारे में शामिल हो जाएंगे तो यकीनन फिर ये मुमकिन नहीं होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि इंडियन असर नफूस है, था मौजूद, यही सूरत बलूचिस्तान में भी है, और यही सूरत फाटा में भी। लेकिन रिफत साहब, ये तो जेन्युइन इश्यूज है ही नहीं ना, वो तो जेन्युइन इश्यूज को एड्रेस कर ही नहीं रहे, वो तो ओवरऑल एक प्रोपेगेंडा है जो कि भारत की जानिब से जो है सपोर्ट हो रहा है, प्रॉपर्ली उसको वो लोग फंड कर रहे हैं। देखिए, ये सारे मसाइल एड्रेस हो सकते हैं, सारी चीजें दूर हो सकती हैं जब हकीकी अवामी मसाइल जो वहाँ के हैं, जिन्हें वहाँ का मुकामी आदमी फेस कर रहा था, तो मुकामी आदमी इस बात को तो जरूर एडमिट करता है कि जो सूरत हाल यहाँ माजी में थी, जो यहाँ पर जिस वक्त ऑपरेशन से कबल की जो सूरत हाल थी, आम आदमी के लिए रहना मुश्किल था, महाल था। बहरहाल इस ऑपरेशन के नतीजे में ये सब मुमकिन हो सका है कि अब वहाँ पर कॉलेज भी तामीर हो रहे हैं, वहाँ के लोग खुल के बात भी कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें उसी के बाद मुमकिन हुई हैं। तो आईएमएफ के हवाले से आप क्या कहेंगे? आईएमएफ के हवाले से कहते हैं, असद उमर साहब ने कहा है कि अवाम को वो अप टू डेट रखेंगे, इसको आगाह करेंगे, अवाम को बताएंगे कि क्या ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है आईएमएफ के साथ। कितनी खुशकुन बातें कर ली जाए आईएमएफ के हवाले से, बहरहाल जो महंगाई का जो तूफान है वो बिल्कुल सर उठाएगा, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, और कोई आम आदमी की जिंदगी में मुझे तब्दीली आती है महसूस नहीं हो रही। हाँ, अलबत्ता जरूर है कि असद उमर साहब अब जो है जिस कमेटी के सरबराह बनाए गए हैं वजारत खजाना की, तो आप देखते हैं कि वहाँ आकर वो क्या ऐसी चीज करते हैं कि क्या तब्दीली आती है। भारत जब वो मुल्क के वजीर खजाना थे तो सूरत हाल मईशत की आपके सामने थी, आज भी देख लें आप, स्टॉक मार्केट कहाँ जाए, कितनी गिरी है, डॉलर की कदर जो है वो आपके सामने है, तो बहरहाल मईशत में वो इस्तेकाम। रिफत साहब, ये तमाम फैक्टर्स जो कि जिससे हमारी स्टॉक मार्केट इफेक्ट हो रही है, रुपी डेप्रिसिएशन होती गई और साथ ही साथ डॉलर की प्राइसेस हाई होती गई, इसके क्या फैक्टर्स हैं? क्या इसके फैक्टर्स पास से या रीसेंट पास से कनेक्टेड हैं, या ये सारा सिनेरियो 9-10 महीने के अंदर अंदर हुआ है? मैं आवाज आप सुन नहीं पा, सवाल जरा दोबारा। रिफत साहब, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो तमाम तर इन्फ्लेशन आपने देखा, ये क्या सिर्फ और सिर्फ 9 माह की जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से हुआ है, या जो आज से पहले करेंसी कंट्रोल किया गया, आर्टिफिशियल करेंसी कंट्रोल हुआ, रुपी डेप्रिसिएशन हुआ, इन तमाम तर फैक्टर्स की वजह से जो है हमारी स्टॉक मार्केट इफेक्ट हो रही है, डॉलर की प्राइसेस हाई हो रहे हैं, इन्फ्लेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है? तो क्या ये पास्ट के साथ कनेक्टेड है इशू, या सिर्फ और सिर्फ 9-10 माह की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से हुआ है? देखिए, कुछ ऐसा नहीं है कि सब कुछ इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के बाद शुरू हुआ है, माजी से ये सिलसिला चला आ रहा था, और मईशत पे उतनी तवज्जो नहीं थी, जिसकी वजह से उसके असरात उभर कर अब सामने आए हैं। और बहरहाल ना तजर्बेकार टीम जो वज़ीर आज़म इमरान खान की है, वो उसने इस चीज को और उभारा है, और उसके बाद ये उभर कर और सामने आया और बहरानी सूरत इख्तियार कर गया। बहरहाल अगर आने वाले दिनों में इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो सूरत हाल आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, आम आदमी का गुजारा मुमकिन नहीं होगा। आप ये देख लीजिए कि महंगाई आपके एक सामने चंद दिनों की रमजान आप देख लें, इसमें जो सूरत हाल आई है, तो आप सफेद पोश आदमी के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रिफत सईद साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए।
जी नईम साहब, क्या कहेंगे आप IMF के हवाले से कि ये सारा जो सिनेरियो जो असद उमर साहब ने कहा है कि वो अवाम को अपडेट रखेंगे, आपको क्या लगता है इस बात में कितनी सदाकत है? और अगर अवाम को अपडेट रखते हैं तो क्या वाकई कोई पॉजिटिव चेंजेस आएंगे? मैं आपसे इसका जवाब ज़रूर लूँगी, लेकिन मुझे यहाँ एक ब्रेक लेना है। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे IMF के हवाले से, और हमने कुछ बात की फाटा के ऊपर भी कि क्या महरूमियाँ वहाँ पर ख़त्म होंगी, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं क्या उनको भी जो है उनके इश्यूज़ को एड्रेस किया जाएगा, या फिर ये प्रोपेगेंडा खुदा ना खास्ता इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि उनके जेन्युइन इश्यूज़ तो हैं नहीं। वो तमाम तर नॉन स्टेट एक्टर्स को फ़ंड किया जा रहा है भारत की जानिब से। अब थोड़ी मैं बात करना चाहूँगी नईम साहब आपसे मरीम नवाज साहिबा के वर्डिक्ट के ऊपर। वो उनका स्टेटमेंट है कि तमाम तर सियासतदानों ने IMF के सामने ख़ुद को गिरवी रख दिया है। इस स्टेटमेंट का आखिर क्या मकसद है? देखिए, बात ये कि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं आपके सामने, मैशत वो भी आपके सामने ही है। फिर बात ये है कि इमरान खान के अपने अल्फाज थे कि माहिर माशियात मेरे पास 200 लोग हैं, तो वो भी आपके सामने निकल के आ गए। इस वक्त आपको पता है कि हमें खुशी इस बात की कि वज़ीर इत्तलात आपके सामने, वज़ीर ख़ारजा आपके सामने, वज़ीर ख़जाना वज़ीर ख़जाना भी आपके सामने। ये अगर यही लोग अगर मुल्क को संभाल सकते हैं तो हम तो आज कह रहे हैं ना, तो एक बात क्लियर हो कि पीपल्स पार्टी है। में भी नुक्स निकालेंगे आप लोग। मुझे ये बताएं, इस 9 माह के टेन्योर में प्रीवियस गवर्नमेंट्स के किस फॉरेन मिनिस्टर की इतनी बायलैटरल टू मल्टीलैटरल टाइज की कोशिशें, उनके डिफरेंट स्टेटमेंट्स और बार बार अवाम उन्नास को आगाह करना कि किस ममालिक के साथ उनकी कौन सी ट्रीटीज के ऊपर बातचीत चल रही है, ये तमाम तर सिनेरियो आपने देखा। जो लास्ट गवर्नमेंट गुजरी उसमें तो माजरत के साथ 4 साल से जायद के अरसे के लिए तो कोई वजीर खारजा था ही नहीं। देखें, ये तो साबका हुकूमत के ये मिस्टेक्स थी, गलती थी, ये उनका मायदा था उन लोगों के साथ जो इस मुल्क के अंदर मंसूबा साज और वो लोग जो इस मुल्क के अंदर फैसला साज लोग हैं, अगर उनके साथ ये तय नहीं था कि वजीर खारजा आपका नहीं बनाएगी, नहीं वजीर खारजा पॉलिसी नहीं बनेगी, ये वजीर दाखिला ही हमारा होगा। देखें, ये तो अब उनसे अगर आप उनके कोई पार्टी से मौक़िफ़ लें तो वो आपको दे सकते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो उनका कोई मायदा था कि वज़ीर ख़ारजा पॉलिसी वो खुद बनाएंगे, वज़ीर ख़ारजा नहीं होगा, वज़ीर दाखिला उनका अपना होगा, तो वज़ीर दाखिला भी उनका निकल के आ गया। नहीं, जमाल सिद्दीकी साहब PTI से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। MPS सिंध असेंबली हैं और उनसे उनकी राय भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जमाल सिद्दीकी साहब। जी वालेकुम सलाम। जमाल सिद्दीकी साहब, आज फाटा का जो 26 अमेंडमेंट के ऊपर जो एक फैसला हमने देखा 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या जो एहसास महरूमी है वहाँ पर वो ख़त्म हो पाएगी, और जो वहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो कि प्रोपेगेंडा के ऊपर काम कर रहे हैं उनको भी रेक्टिफाई किया जाएगा? देखिए, ये पाकिस्तान का बड़ा देरीना मसला था कि हमने इन कबायली इलाकों को अपने स्टेट से बहुत दूर रखा भी था, और उन्हें हम समझते भी थे कि ये हमसे बहुत दूर है, जैसे हमारे जात का हिस्सा नहीं है, हमारे मुल्क का हिस्सा नहीं है। यही वो वजूहत थी कि जो फाटा और या इस तरह के एरियाज जो है पहाड़ी इलाकों के, वो हमसे दूर भी हुए और हमारे मुल्क में मिलिटेंसी भी आई। हमने क्योंकि रैरियत का मुजाहरा किया था उनके साथ, उनको हमने अपना नहीं समझा था। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब आज से नहीं, सालों से फाटा के लिए एक पॉजिटिव बात करते आए हैं, और आज हमने इस दौर में आके फाटा को एक मेन स्ट्रीम का हिस्सा भी बनाने की कोशिश की है, जिसमें हम कामयाब हुए। जब तक आप लोगों को अपने साथ नहीं मिलाएंगे, वफाक के साथ लोगों को शामिल नहीं करेंगे, तो वो सूबायत की बुनियाद पर जाएंगे, रीजन की बुनियाद पर जाएंगे, इलाकों की बुनियाद पर तकसीम होंगे, और वो कभी भी मुल्क के साथ नहीं खड़े होंगे। ये एक इंसानी फितरत है कि अगर आप घर में से भी किसी एक फर्द को अगर इग्नोर कर दें तो वो घर के साथ नहीं खड़ा होगा। तो आज हम समझते हैं कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप हुआ है और पूरी असेंबली ने उसको सपोर्ट किया है। अब जो है साउथ पंजाब की जनूबी पंजाब है, उसके ऊपर भी गुफ्तगू हो रही है, उस पर भी बहस मुबाहिसा हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? जी, आप पंजाब के प्रोविंस की बात कर रहे हैं, डिवाइड करने की बात कर रहे हैं? नहीं, उसकी जो बात हो रही है कि साउथ पंजाब जनूबी पंजाब पर भी जो है बातें ज़ेर बहस है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस मुल्क में चाहे सूबे बनाना हो, चाहे डैम बनाना हो, या जो भी आपने इशू इस मुल्क में कोई सॉल्व कराना हो, उसके लिए प्लेटफॉर्म मौजूद है। उसके लिए चारों सूबों की मर्जी शामिल होने की जरूरत है। अगर लोग समझते हैं कि वो इस बात पर यूनानिमसली मुत्तफिक हों, तो ये ऐवान किस लिए बने? ये ऐवान में लाए, ऐवान उनको मंजूर करेगा, चाहे कोई डैम हो चाहे कोई प्रोविंस हो।
ठीक है। ऐवान कर सकते। अच्छा, जब तक लोगों की मर्जी शामिल नहीं होगी तब तक मैं समझता हूँ वो चीज नहीं बननी चाहिए। ठीक है जमाल साहब, आज वजीर आजम इमरान खान साहब ने IMF मुआहदे पर गौर के लिए अहम इजलास तलब किया। साथ ही साथ असद उमर साहब भी कहते हैं कि अवाम को जो है हम अप टू डेट रखेंगे, तमाम तर जो तफसीलात है उससे आगाह करेंगे IMF के हवाले से। आपको क्या लगता है कि IMF से हमारी जान क्या कुछ आने वाले सालों में छूट सकती है? क्योंकि आज से पहले जितने भी लोन्स IMF की जानिब से लिए गए हैं उसकी जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स है कभी नहीं उतर सकी। देखिए, मैं बाकी लोगों को भी मैंने देखा है इस मुल्क में, और मैं अपने लीडर इमरान खान को भी कई साल से जानता हूँ, मेरा साथ है उनका। जो लोग टीवी पर बैठ के बहुत बड़े बड़े मुफक्किर बनते हैं इस पाकिस्तान की इकोनॉमी पर, मैं सिर्फ उनसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक कभी पाकिस्तान का 1 रुपए का कर्जा भी वापस किया किसी हुक्मरान ने? सिर्फ बढ़ाने की कोशिश की है। 2008 से 2018 तक जिस बेदर्दी से कर्जा लिया गया माले गनीमत समझ के, वो आज अवाम भुगत रही है ना, बिजली की शक्ल में, पेट्रोल की शक्ल में, गैस की शक्ल में, महंगाई की शक्ल में भुगत रही है। अगर कोई ये समझता है कि ये 31,000 अरब इमरान खान ने लिए थे तो जरूर इमरान खान को बुरा भला कहें। मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने इस मुल्क को कर्जों में डुबाया, आज उनके हिस्से का कर्जा उतारने की इमरान खान एक कोशिश कर रहा है। जमाल साहब, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि तमाम तर सियासतदानों ने खुद को गिरवी रख दिया है IMF के आगे, इस पर क्या कहेंगे? देखें, मरियम नवाज से ये पूछे ना कि 2013 से 2018 तक आपने IMF से कर्जा कितना लिया था, उनसे जरा ये पूछ लें। और कहाँ खर्च किया, इस मुल्क की किस आवाम पर लगा, कौन सा ऐसा मेगा प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया जिससे मुल्क की इकोनॉमी को तरक्की मिली और मुल्क में मैशत को सहारा मिला? ये सब वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को बेदर्दी से नोचा है, लूटा है। अब इनको सबको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, एक दुरुस्त सिंह में जा रहा है कि इंशाअल्लाह ताला हम 2 साल लगेंगे जरूर, लेकिन हम इस मुल्क को, हमने इस मुल्क को डुबोना नहीं है, हमने इस आवाम को भी जिंदा रखना है और इस मुल्क को भी जिंदा रखना है। उन्होंने जितना कर्जा चढ़ाया इस मुल्क के ऊपर, उनको इस बात की तो फिक्र थी नहीं कि इस मुल्क को जिंदा रहना है नहीं रहना। आवाम को धोखे में रखा, आवाम को प्राइसेस के साथ मजाक किया गया और मुल्क पे कर्जे चढ़ाते गए, आवाम को गाफिल रखे। आज आवाम चीखे इसीलिए तो मार रही कि उनको पता ही नहीं था कि असल कर्जे कितने हैं और उतारने कितने हैं, कौन सी महंगाई, कौन से रेट्स बढ़ेंगे जिसकी बुनियाद पर मुल्क की इकोनॉमी को सहारा मिलेगा। ये सिर्फ कर्जे लेते गए और उसी कर्जे को चुकाते गए। असद उमर की जो दोबारा से कैबिनेट के अंदर एक एंट्री है उसको कैसे देखते हैं? कैबिनेट में तब्दीली की बात कर रहे हैं, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। असद उमर साहब दोबारा जो आ गए हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, असद उमर हमारी पार्टी के बड़ा कीमती असासा है, बहुत काबिल इंसान है। हम समझते हैं कि ये उनका बड़ापन है कि उनको इस मुल्क की एक अहम वजारत दी गई और फिर उसके बाद उन्हें विड्रॉ कराया गया। वो पॉजिटिव आदमी है, वो जिस पोजीशन पर हम लोग खिलाएंगे वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा डिलीवर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जमाल सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नईम साहब, क्या कहेंगे आप? जैसे मैं आपसे लास्ट सवाल छोड़कर गई थी, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि तमाम सियासतदानों ने गिरवी रख दिया खुद को IMF के आगे, लेकिन खुद भी आज से पहले बार बार IMF के पास पीपल्स पार्टी भी गई और PMLN भी गई। अब इस हुकूमत में आप लोग कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्यों नहीं करते हैं? इन तमाम तर बातों के ऊपर क्रिटिसिज्म से क्या कोई फायदा होगा? आप लोग पॉजिटिव चीज़ों को क्यों नहीं उठाते, उस पर सवालात क्यों नहीं करते हुकूमत से? जैसे नफीसा शाह साहिबा ने रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शब्बर जैदी का सवाल उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि इनके ऊपर एक ऑलरेडी लिटिगेशन है, ये कोर्ट में फेस कर लिटिगेशन को, क्या इनको अप्रोप्रिएट है यहाँ पर FBR चेयरमैन बनाना? ऑनरी चेयरमैन बनाया वैसे तो उनको, लेकिन उनको एक एडिशनल ओहदा भी दिया गया जो कि सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन के पास होता है। इस किस्म के और भी बहुत सारे इश्यूज होंगे डेफिनेटली जिनको आप लोग एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन बार बार स्लिप ऑफ टंग को उठाना, IMF की बात करना, क्या आप लोग के पास यही तमाम तर चीज़ें रह गई हैं? देखिए, हमारे पास तो, हम तो कह रहे हैं हमने कर्जा लिया ना इस मुल्क के अंदर, अगर लिया ना तो हमने डिलीवर भी किया इस मुल्क के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें कोशिश की है कि वो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, एक नहीं है। आज मुझे फ़ख्र इस बात का कि हम कराची में रहते हैं, सिंध में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत के साथ 11 साल से यहाँ मौजूद है। पार्टी जो है अंदरूनी सिंध में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत अब से नहीं सालों से रही है, और पीपल्स पार्टी में ने क्या लड़काना के अस्पतालों का क्या हाल है सर? देखें, लड़काना के अस्पताल की आप बात कर रही हैं, यहाँ विजिट करें, मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ किस हद तक हमने वहाँ काम किया। फिर देखें, बात ये कि कराची पार्ट ऑफ जो है वो सिंध है ना, कराची के अंदर जो लोग यहाँ आते हैं, मतलब पंजाब से आते हैं या KPK से आते हैं, तो यहाँ मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि समंदर देखने नहीं आते, अलादीन पार्क देखने नहीं आते, कमाने इस कराची का रुख करते हैं। ये कुछ तो डिलीवर किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये रही कि कर्जों की बात, तो कर्जे में तो अभी भाई अभी बात कर रहे थे PTI के MP है, तो
मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ के साथ साथ थोड़ा सा कराची को डेवलप भी कर दिया है, उनको टारगेट नहीं देंगे? देखिए MKM तो कल तक तो वो टारगेट किलर जमात थी पाकिस्तान की सबसे बड़ी किलर जमात थी, लेकिन उस वक्त कराची के लिए उन्होंने काम किया। हमारा तो शुरू से ही मौके रहा है, हम तो कहते हैं हम नफीस लोगों को कभी नहीं, और कराची के लिए काम भी किया। बात ये है कि चोर से लुटेरे से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कुछ डिलीवर करेंगे, वो डिलीवर नहीं करने के लिए आए थे। एक लीडर ऐसा था जिसने पढ़ी लिखी कौम को गोली की सियासत मुतारफ कराई, और एक लीडर इस वक्त ऐसा मौजूद है इस पाकिस्तान के अंदर जिसने गाली की सियासत मुतारफ की। बात की कर्जों की, अभी हमारे MP कह रहे थे कि बात ये है कि कर्जे हम ले रहे हैं, तो मैं इनसे इतना पूछना चाहता हूँ, ये बांग्लादेश के बच्चे कर्जा उतारेंगे, ये कर्जा उतारने की प्लानिंग हम भी तो यही कह रहे हैं ना, कोई प्लानिंग दे दें ना, क्यों नहीं उतारा? प्लान दे दें। आप लोगों ने क्यों नहीं उतारा? देखिए मैं तो आप ये कह रहा हूँ कि हमने जो मेन चीज थी ना, जो हमारा टारगेट था, वो टारगेट जो अचीवमेंट थी हमारी थी CPEC, और CPEC में आपको बताऊं अलवीना, खाओ पियो और भागो। खाओ नहीं, ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये है कि जो जितना कुछ यहाँ इस मुल्क के अंदर लगा, चाहे वो रोटों का जाल हो, आज बिजली का बुरान हो, आजकल मैं देख रहा था कि इनका एक स्टेटमेंट आया कि बिजली की यहाँ पर अब शॉर्टेज खत्म हो चुकी है पाकिस्तान में। क्या 9 महीने में उन्होंने खत्म कर दी है? बात ये कि ये तो वो लोग हैं जिन जिन इदारों में तनकीद करते रहे, आज जाके वहां जाके अपने नाम की जो है वो PTI का मौक़िफ़ आ रहा है कि PIA भी जो है अब वो खसारे से निकलता जा रहा है, और जो बाकी दीगर इदारे उसकी देखें आप लोग रिपोर्ट्स चेक करें। अलवीना अगर आप रिपोर्ट की बात करती हैं तो फिर आप रख लें, इसमें भी प्रोग्राम रख लें कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आप पढ़ लें, आप एशियन बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें, जो कि 1.5 माह पहले आई। उन्होंने लिख के दिया कि 3 माह तक अगर मुल्क की सूरत हाल यही रही पाकिस्तान की, तो इनका दिवालिया ऐसा निकलेगा जो इस वक्त नेपाल के अंदर जो सूरत हाल है इससे भी बदतर हो जाएंगे। इनके पास अब 2 ऑप्शन रहे थे, या तो IMF के पास कर्जा लें या इदारे बेच। यहाँ पर जितने बड़े बड़े इदारे हैं, 40 इदारों को प्राइवेटाइज करने के लिए जा रहे थे। हमेशा यही होता है कि अच्छा वो जो 40 वो इदारों को प्राइवेटाइजेशन की बातें की जा रही थी, उस पर ऑपोजिशन का क्या टेक था? देखिए हमने तो अगर यहाँ पर इदारों पे पहली बात ये रही, इस पे ज्यादा आप लोगों ने फोकस किया कि ऐसा ना हो। देखिए हम तो हमेशा अगर बात करें तो हमने हमेशा अगर यहाँ सियासत की है ना, तो आम इंसान की सियासत की है। ये तो कल तक बात ये कि जब हम इदारे की बात करते हैं, मुल्क खसारे के अंदर है, इस इदारा ये इदारा नुकसान दे रहा है, इस इदारे को सेल आउट करना चाहिए, तो यही लोग रोटों में निकल के आते थे। आज इदारे ये खुद बेचने के लिए निकल गए। बात ये है कि क्या एक्सपेक्ट करेंगी, इदारे भी बेच दिए, टैक्सेस भी लगा दिए, कर्जा नहीं लेंगे, खुदकुशी कर लेंगे, कर्जा भी ले लिया, कर्जा भी मुल्क के अंदर आ गया। लेकिन बात ये है कि मुल्क कब तक ये कर्जों पे चलाएंगे? हम भी यहाँ बैठे हुए ना, मैशत को चलाने के लिए जो 200 लोग ये कहते थे मेरे पास 200 लोग अगर मुल्क से मिल जाए 22 साल के अंदर मैं मुल्क का जो है उलिया चेंज कर दूंगा। आज 22 साल के अंदर PTI को बने हुए, क्या इनके पास 200 लोग नहीं है? इनके पास ये जो दीगर जमातों से आए हुए, मैं हमेशा कहता हूँ ये जो लोटे दूसरी जमातों से लाके ये कर्जे चढ़ाते रहे, आज ये कर्जे उतारने की बात करते रहे, अब फिर इन्होंने कर्जा मुल्क के ऊपर चढ़ा दिया। लेकिन बात ये कर्जा ले रहे हैं आप लें, लेकिन कम से कम नीचे गरीब को तो कम से कम आप रिलीफ दें। आपके सामने रमजान मौजूद है, कोई किसी किस्म की गवर्नमेंट की कोई रेट नहीं है, हर आदमी अपनी मनमानी चीजें बेच रहे हैं। यहाँ पर अगर आप मेडिसिन में चली जाएं, हाउस होल्ड आइटम पे चली जाएं, आप अगर फ्रूट्स पे चली जाएं, किसी चीज में आप चली जाएं, अलवीना मुल्क का इन्होंने दिवालिया निकाल के रख दिया है। बहरहाल वक्ती तौर पर इनको 6 महीने का इनको खर्चा मिल गया है IMF की तरफ से। अब देखेंगे 6 महीने के बाद ये कल लोग कहाँ खड़े होंगे। जरदारी साथ ही साथ उनके मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब, इन सब का गठजोड़ क्या आप स्ट्रॉन्ग देखते हैं? देखिए गठजोड़ तो मैंने कहा ना कि हमें तो अक्सरियत मिली है यहाँ सिंध के अंदर ना। सिंध में रहने वाले जो मेहमान नवाज और यहाँ गैरतमंद लोग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देके साबित किया कि उनकी तर्जुमान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। अब क्योंकि हमसे भी लोग पूछ रहे हैं कि 9 माह के अंदर आपने सिंध को क्या देने जा रहे हैं, सिंध के साथ कर क्या रहे हैं। अब मौजूदा सूरत हाल ऐसी इन्होंने क्रिएट कर दी, हमें निकलना पड़ रहा है, इस अवाम के लिए निकलना पड़ रहा है। इस अवाम के ऊपर जो ये मसलत की हुई हुकूमत इस वक्त आई है, जो इस वक्त महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया है, कर्जे भी ले लिए, टैक्सेस भी लगा दिए, फिर महंगाई भी कर दी, किसी किस्म की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है इनके पास। अरबाब खिजर साहब को कॉल कीजिए, उनका भी मुझे वर्डिक्ट शामिल करना है, मरीम नवाज साहिबा का। जी अरबाब साहब को कॉल कर लीजिए, मुझे उनका वर्डिक्ट चाहिए। जी नईम साहब, साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या पीपल्स पार्टी और PMLN के ऊपर जो है क्या जितने रेफरेंसेस आ रहे हैं, क्या उनको आप वीक देख रहे हैं? देखिए रेफरेंसेस जो इस वक्त बन रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो अभी आए हैं, वो आती उनका अगर आप पढ़ लें तो उन्होंने कहा कि ये जितने भी इस वक्त सियासी जो केसेस बन रहे हैं,
आदरा अदलिया के अंदर, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो लोकल नीचे कोर्ट्स हो, मैं सबको तंबीह दी कि सियासी जो केसेस हैं उनसे दूर रहें। ये इस वक्त जो आपका एक इदारा है, इनका जो पार्टनरशिप के अंदर जो काम कर रहा है, ये जिस वक्त इत्तेसाब के नाम से जो इंतकाम की मुहिम स्टार्ट की हुई है, हम लोग तो देखें, हमारा तो मौकफ ये की है, 11 साल आसिफ अली जरदारी ने यहाँ पर जेल काटी, आज़ाद अदलिया ने ही उनको रिलीफ दिया और छोड़ा, ये कह के आपके खिलाफ हमें किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं मिला। और यहाँ आप देख लें कि यहाँ शर्जील मेमन मुल्क में नहीं था, उसके खिलाफ केस चला, आज उसको बुलाया, आसिफ अली जरदारी फेस कर रहा है, डॉक्टर आसिम केसेस को फेस कर रहा है। मसला ये नहीं है, लेकिन बात ये कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त ये नेब का एक इदारा, जिनको ये गठजोड़ करके पार्टनरशिप करके लेकर आ गए, कोई इस वक्त आपको बताऊं, कोई इदारा, प्राइवेट कोई कंपनी, प्राइवेट इदारे यहां पर इस वक्त देख रहे हैं नेब की जो इस वक्त माशाल्लाह जो काविश हैं, जो इस वक्त जो इन लोगों ने काम स्टार्ट किए हुए, कोई पैसा निकालने के लिए तैयार नहीं है। आपकी बिल्डिंग एंड अथॉरिटी, आप चली जाएं, आप, मैं नहीं कहता, आप रोड पे जाके किसी कारोबारी आदमी से पूछें, कोई आदमी 5 लाख रुपए की अकाउंट में ट्रांजेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। इतना डरा के रख दिया है, इतना डरा के इतना सेम गए लोग कि बात ये है कि वो पैसा निकालने के लिए तैयार नहीं है। और कमाल बात ये है, पैसा निकालने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं इंतकामी कार्रवाई की भी आप बात करते हैं, क्या इंतकामी कार्रवाई और ये तमाम तर स्ट्रैटेजीज आप लोगों ने अपनाई थी अपने दौर में? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, जो इनको स्क्रिप्ट लिख के देता है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान स्क्रिप्ट वही लिख के देता है कि माशाल्लाह से जिनके जो लोग इनको लेकर आए, ये कहते थे एम्पायर की उंगली। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि वही लोग लेकर आए जिनकी यहाँ अस्करी के पेट्रोल पंप्स हैं, जिनके यहाँ पर अस्करी फर्टिलाइजर है, मैं तो कहता हूँ अस्करी के सीमेंट्स हैं, ये जो इनको लेकर आए। बात ये, आप लोग इंतकामी कार्रवाई क्या आप लोगों ने भी की थी? देखिए, हमने इंतकामी कार्रवाई के ऊपर ना कभी हमने, दो ही हुकूमतें रह गई हैं, दो ही जमातें रह गई हैं, तो आप लोगों ने क्या एक दूसरे के खिलाफ क्या कोई इंतकामी कार्रवाइयां की? अगर कोई ऐसी अगर कोई हुई है तो आप सामने लेकर आए कि फला जगह पर हम लोगों ने फला जगह पे, देखें बात ये कि एक इदारा बनाया परवेज मुशर्रफ ने, परवेज मुशर्रफ ने भी है, एक बिजनेसमैन रहा है किसी एक हुकूमत के साथ, फिर दूसरी हुकूमत के आने के ऊपर उन्हें सारे केसेस उसके खोले, तो फिर आप लोग इसको अगर इंतकामी कार्रवाई कहते हैं तो इस तरह तो फिर मतलब किसी को तो कोई पकड़ में आएगा ही नहीं कभी। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, पकड़ के लिए इदारे मौजूद हैं, FIA मौजूद है, आपका CIA मौजूद है, आपकी पुलिस मौजूद है, आपकी पुलिस मौजूद है। बात यह है कि सिर्फ नेब को ही क्यों एक्टिव किया गया? नेब इदारा जो है वो परवेज मुशर्रफ ने उतारा था इसलिए कि लोगों की ये जो एक पार्टियों के अंदर रुकनीत थी उनको चेंज किया जाए, उनको डिलीवर किया जाए। आप यकीन करें कि जितनी बड़ी काफ लीग इस मुल्क के अंदर बन चुकी थी, दीगर इदारों को दीगर जमातों के अंदर लोगों को डरा धमका के उनके वादे थे, बहरहाल ये पार्टियों की रुकनीत उनकी कैंसिल करा के काफ लीग के अंदर लेके गए। आज वो काफ लीग आपके सामने जीरो पे खड़ी हो गई है। आज PTI भी जिस तरीके से नेब को एक्टिव किया है, आप देख लीजिएगा, सिर्फ वजूद, इनका वजूद भी खत्म हो जाएगा, नाम खत्म हो चुका आ जाएगा आगे जाके। मेरे पास वक्त खत्म हो गया और मुझे, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था, मुझे अरबाब खजर हयात साहब का टेक भी लेना था, लेकिन उनकी कॉल नहीं मिल रही, तो हम PMLN का वर्डिक्ट शामिल नहीं कर पाए आज के प्रोग्राम में। फिर हम जो बाकी की दीगर डेवलपमेंट्स उस पर हम नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।